NH 48 पर दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर जयपुर होते हुए और फिर NH 52 पर मुड़ने पर टोंक से करीब 200 किलोमीटर दूर NH 27 से थोड़ा उतरकर एक ऐसा शहर आता है जो दिल्ली के बादशाहों के सत्ता के नशे से भीगी आंखों में सदियों से खटकता रहा। खटकता इसलिए रहा क्योंकि जब जब उन्होंने इस शहर को देखा तब तब राजस्थान के राजपूताना की बेखौफ शहादतों की यादों ने इनकी आंखों का सारा नशा उतार के रख दिया। इस बेमिसाल, बेजोड़, बेनजीर शहर का नाम है चित्तौड़गढ़। और गंभीरी और बेड़च नदियों की धाराओं से धुली हुई चित्तौड़गढ़ की राजपूताना धरती से गर्व से अनंत आकाश की ओर आंख उठाए उभरता है अनुपम, अतुलनीय और अद्भुत चित्तौड़ का किला। अद्भुत इसलिए है कि शायद ही कोई और ऐसा किला हो जिसकी दीवारों ने प्रेम और आंसुओं से सींची हुई मीराबाई की करुण पुकारों को भी सुना हो, जिसके हृदय में राणा रतन सिंह और पद्मावती की अमर प्रेम कथा भी बसती हो, जिसकी आंखों ने पद्मावती का जौहर भी देखा हो और जिसके कानों ने अलाउद्दीन खलजी की अय्याश, खूनी, बेदर्द और बेरहम हंसी के गर्म पिघलते पारे से टपकते दर्द को भी सहा हो। इसी चित्तौड़ में वैशाख का महीना शुरू ही हुआ था कि 12 अप्रैल 1482 इस तारीख को एक तेजस्वी बालक ने मेवाड़ के राणा रायमल और रानी रत्न कुंवर के घर जन्म लिया। कैसी अद्वितीय वंश परंपरा थी इस बालक की, जिसके दादा थे राणा कुंभा और जिनके पौत्र होने वाले थे स्वयं महाराणा प्रताप। यह बालक था जिसे इतिहास ने बाद में राणा सांगा या राणा संग्राम सिंह के नाम से जाना। राणा से आगे उनके पिता के 3 अग्रज कुंवर और भी थे, पृथ्वीराज, राज सिंह और जयमल। गद्दी पहले उनको मिलनी थी, पर कहा जाता है कि होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक बार तीनों एक साथ जन्मपत्री दिखाने एक ज्योतिष के पास पहुंचे। ज्योतिष ने बोला कि राज संयोग तो संग्राम सिंह का है क्योंकि वो सबसे बलिष्ठ हैं और वरिष्ठ भी हैं। पृथ्वीराज को यह कैसे सहन होता। उसने तलवार खींच ली। झड़प में संग्राम सिंह की जान तो बच गई, पर पृथ्वी की तलवार उनकी एक आंख में लगी जिससे वो जाती रही। वहां मौजूद सारंग देव ने बीच बचाव किया और आखिर यह तय हुआ कि पास ही में रहने वाली एक भीमल पुजारी उनके पास जाया जाए जो कि भविष्य बांचने के लिए प्रसिद्ध थी। वहां पहुंचने पर पुजारन ने भी ज्योतिष की बात का ही समर्थन किया। अब ऐसे में पृथ्वीराज, संग्राम सिंह और सारंग देव में युद्ध छिड़ गया। संग्राम जान बचाते हुए पहले सेवतरी गांव पहुंचे और उसके बाद श्रीनगर, अजमेर वहां पहुंचे और वहां रुककर अपनी शक्ति को पुनर्एकत्रित किया। इस बीच भाग्य का एक ऐसा फेरा चला कि राणा की राहें खुद ब खुद आसान होती चली गई। अलग से चल रहे एक घटनाक्रम में पृथ्वी ने सारंग देव की हत्या करा दी और उसके बाद एक साजिश में जहर पिलाकर उनकी खुद की भी हत्या करा दी गई। उधर कुंवर जयमल सोलंकियों से युद्ध करते हुए खेत रहे। अब क्रम में सबसे आगे राणा संग्राम खड़े थे। तो पिता रायमल जब मृत्यु शैया पर थे तो राणा को बुलाकर उनका राज्याभिषेक करा दिया गया। वो साल था 1509 और राणा की उम्र थी महज 27 साल। मेवाड़ में बदलते इस मौसम को दिल्ली बड़े ध्यान से देख रही थी। दिल्ली की गद्दी पर उस समय तक सुल्तान बहलूल लोदी का बेटा निजाम खान काबिज हो चुका था। दुनिया उसे सिकंदर खान लोदी के नाम से जानती थी। इधर मेवाड़ की गद्दी पर बैठने के बाद पहले तो राणा ने अपनी सत्ता को मजबूत किया और उसके बाद उन्होंने पड़ोसी राज्य मालवा पर अपना ध्यान केंद्रित किया। मालवा पर महमूद खिलजी का राज था, पर इस दौरान खिलजी और उसके राजपूत वजीर मेदिनी राय के बीच फूट पड़ चुकी थी। खिलजी कमजोर था, इसलिए उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और गुजरात के बहादुर शाह सहायता मांगी। उधर राय ने राणा सांगा से सहायता की दरखास्त की। राणा ने सहायता का वचन दिया और 1519 में गागरौन में सांगा का मुकाबला गुजरात और मालवा के महमूद की एक साथ फौजों से हुआ। युद्ध में सांगा ने जोरदार विजय पाई। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने से मालवा के अधिकांश हिस्सों पर राणा का कब्जा हो गया। उसके बाद राणा ने अपना प्रभुत्व उत्तर में सतलज नदी से और दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बयाना, भरतपुर तक विस्तृत कर लिया। उस जमाने में भारत में इतने बड़े क्षेत्र में राणा सांगा के अलावा एक ही हिंदू राज्य था और वो था दक्षिण का विजयनगर साम्राज्य, जो गोदावरी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। राणा का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा था। दिल्ली दूर नहीं थी। 1517 में दिल्ली के तख्त पर सुल्तान इब्राहिम लोदी काबिज हो चुका था।
राणा के दौड़ते घोड़ों की आवाज दिल्ली के तख्त को बेचैन कर रही थी। अगर राणा को रोका नहीं गया तो वो दिन दूर नहीं था कि सल्तनत के कंधों से बादशाहत का चमकदार सितारा उतार लिया जाता और दिल्ली राणा की हो जाती। गर्दिश के बादलों को घुमरते देख लोदी ने एक अजीम लश्कर तैयार किया और राणा की तरफ कूच किया। राणा की सेनाओं ने भी मोर्चाबंदी शुरू की। दोनों सेनाएं राजस्थान के खटौली गांव के नजदीक आमने सामने हुई। मुकाबला जबरदस्त हुआ, पर राणा के रणबांकुरों के सामने सल्तनत के फौजियों के कदम कहां टिकते, लड़खड़ा गए और वो हथियार डाल के भाग खड़े हो। इब्राहिम को खुद भी भागना पड़ा, पर इब्राहिम का बेटा गयासुद्दीन कैदी बना लिया गया और कई दिनों बाद एक बड़ी रकम के एवज में छोड़ा गया। यह युद्ध भले ही दोपहर यानी लगभग 5 घंटे चला हो, पर यह लड़ाई बड़ी रक्तरंजित थी। राणा ने अदम्य बहादुरी से सेना का नेतृत्व किया था और एक तलवार के वार से उनका एक हाथ जाता रहा था और एक पैर पर भी बहुत गहरा घाव लगा था। पर दिल्ली जिद्दी भी थी और घमंड के नशे में चूर भी थी। इब्राहिम हार को भुला नहीं पाया था। अभी तक हार के जख्म हरे थे। इब्राहिम ने अगले ही साल फिर राणा की तरफ कूच किया। इस बार तैयारी ज्यादा शोर शोर से की गई थी। 30,000 से ज्यादा की फौज ने राणा की फौज को अब की बार धौलपुर पर चुनौती दी। सैयद खान फुरात और हाजी खान ने दाहिने हिस्से की कमान संभाली, दौलत खान ने बीच के हिस्से की और अल्लाहदाद खान और यूसुफ खान ने बाएं हिस्से से यलगार किया। पर राणा के नेतृत्व में राजपूत घुड़सवारों ने लोधी सेना के बीचों बीच जबरदस्त आक्रमण किया। राजपूत मानो अपने शीश उतार कर रणभूमि पर न्यौछावर करने निकले थे। ऐसा ओज, ऐसी तीक्ष्णता, ऐसा वेग, ऐसा भीषण प्रहार कि लोधी सेना में देखते ही देखते हाहाकार मच गया। राजपूत द्रुत गति से आगे बढ़ते चले गए और लोधी सेना को बयाना तक धकेल दिया। एक बार फिर राणा ने लोधी को निर्णायक रूप से हरा दिया था। राणा का आधिपत्य आगरा की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ से एक और तूफान हिंदुस्तान की तरफ कदम बढ़ा चुका था। फरगना में अंदीजान में पैदा हुआ तिमूर और चंगेज का वंशज काबुल को जीतता, समरकंद को कभी हराता कभी जीतता उमर शेख मिर्जा का बेटा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर अब दिल्ली की ओर आंखें घुमा चुका था। 1526 में उसकी फौजों का मुकाबला पानीपत में इब्राहिम लोदी की फौजों से हुआ। यह पानीपत का पहला प्रसिद्ध मुकाबला था और लोदी सल्तनत के लिए यह मुकाबला आखिरी मुकाबला साबित होने वाला था। बाबर ने इस मुकाबले में लोदियों को हराया और उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब मुगल गद्दी और राणा के बीच सीधा सीधा मुकाबला बस वक्त की ही बात था। राणा के रहते मुगल चैन की नींद नहीं सो सकते थे। राजपूत शौर्य के किस्से स्याह रातों में मुगल बादशाह की नींदें हराम किए हुए थे। बाबर ने ही पहला कदम उठाया। उसने उस्ताद अली खान को बयाना के किले पर एक विशाल तोप से बमबारी शुरू करने के लिए कहा। बाबर ने 2500 आदमियों की फौज भी रवाना की, पर पहले मुकाबले में बयाना का किला फतेह नहीं हो पाया। इस समय यह किला सरदार निजाम खान के अंदर था। राणा दिल्ली की ओर बढ़े थे, वक्त कम था, तो बाबर ने चालाकी से काम लिया। उसने राणा के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया और बयाना, धौलपुर और ग्वालियर के किलेदारों से जिहाद के लिए कहा। अफगान तब तक बाबर की ताकत से खौफजदा हो चुके थे और उन्होंने हथियार डाल दिए। जब राणा वहां पहुंचे तो किले पर से कब्जा जा चुका था। उन्होंने तुरंत किले की घेराबंदी की और किले के अंदर से फौजों ने बाहर निकलकर लड़ने की कोशिश की, पर वो राणा की फौजों से कैसे लोहा ले पाते। राणा ने किले पर दोबारा कब्जा कर लिया। मुगल हताश थे और उन्होंने राणा को आगरा की तरफ बढ़ने दिया। राणा उत्तर पूर्व की ओर चले और भुवासर पर कब्जा कर लिया। उनका इरादा था कि मुगलों की रसद के रास्ते को रोककर उनको झुका दिया जाए। एक बार ऐसा मौका आ भी गया कि बाबर ने समझौते के इशारे किए, पर राणा ने नहीं माना। वो अब खानवा की तरफ बढ़ चले। 16 मार्च 1527 को खानवा में दोनों फौजें आमने सामने थी और भारत के आने वाले 300 सालों की रेखा अब खानवा में तय होने वाली थी। वो राणा सांगा का व्यक्तित्व ही था कि उनके नाम के पीछे एक दुर्जय सैन्य गठबंधन खड़ा हो गया। राजस्थान के लगभग सभी प्रमुख राजा इसमें राणा सांगा के साथ शामिल थे। इसमें हरौटी, जालौर, सिरोही, डूंगरपुर और ढूंढार भी शामिल थे। मारवाड़ के गंगा राठौर खुद से शामिल नहीं हुए, लेकिन अपने पुत्र मालदेव राठौर के नेतृत्व में एक दल उन्होंने भेजा।
मालवा से चंदेरी के राव मेदिनी राय भी गठबंधन में शामिल हुए। इसके अलावा सिकंदर लोदी का छोटा बेटा महमूद लोदी अफगान घुड़सवारों की एक टुकड़ी के साथ शामिल हुआ और मेवात का शासक खानजादा हसन मेवाती भी अपने आदमियों के साथ जुड़ गया। दोनों ओर से हुंकारें भर उठी। राणा ने पुरानी रणनीति जारी रखी। राजपूत घुड़सवार जब दुश्मन के केंद्र पर जबरदस्त प्रहार करते थे तो दुश्मन के लिए संभलना मुश्किल पड़ जाता था। राणा ने यही इस बार भी किया, पर इस बार दूसरी तरफ बाबर था और उसकी फौज थी जो कि अफगानिस्तान से होती हुई युद्धों के बीच पलती बलती यहां पहुंची थी। अलग अलग सेनाओं से लड़ते लड़ते बाबर के सैनिक कई रणनीतियों को आजमा चुके थे। ऐसी ही एक चाल उसने यहां चली। वो जानता था कि खुले में राजपूतों से लोहा लेने का मतलब है कि आत्महत्या करना। सो उसने कई गाड़ियों का इंतजाम किया। इन गाड़ियों को लोहे की चेन से बांध दिया गया और दो गाड़ियों के बीच के हिस्से में ढाल लगा दिए गए और उनके पीछे उसके बंदूकची तैनात कर दिए गए। हर गाड़ी के पीछे बाबर ने अपना तोपखाना तैनात किया। इनके पीछे भारी तुर्क घुड़सवार खड़े किए गए और दाएं और बाएं हिस्सों में दो बेहतरीन घुड़सवार टुकड़ियां तालुकामा रणनीति के लिए बैठा दी गई। युद्ध शुरू हुआ। राणा ने मुगल केंद्र पर जोरदार हल्ला किया, पर वहां से उनके ऊपर बंदूकचियों ने गोलियां चलानी शुरू की। बंदूक की आवाज से घोड़े और हाथियों में भगदड़ मच गई। राजपूत अदम्य वीरता से लड़े, पर गोलियों के सामने तलवारें कितना टिकती। केंद्र पर हमला कमजोर पड़ गया। राणा ने तुरंत रणनीति बदली और दाएं और बाएं हिस्सों पर आक्रमण किया, पर मुगल बंदूक की गोलियां राजपूत सीनों को चीरे चीरे दे रही थी। पर राजपूतों का पराक्रम कम न हुआ। राजपूतों की एक के बाद एक लहर आती और मां भारती की गोद को रक्त रंजित करते हुए उस पर हमेशा के लिए सो जाती। तभी राणा को एक गोली लगी और वो बेहोश हो गए। राणा को उनको विश्वस्तों ने एक घेरे में ले लिया और अज्ज नाम के एक झाला पराक्रमी ने राणा की तरह लड़ते हुए तब तक सेना का प्रतिनिधित्व किया जब तक कि कर सका। चारों तरफ से घिरे हुए राजपूत वीरता से लड़ते रहे, पर मुगल बंदूकचों के पास तक न पहुंच सके। आज मुगलों की बंदूकें और तोपों के सामने उनके पारंपरिक हथियार कमजोर पड़ गए थे। राजपूत सैनिकों को चारों तरफ से घेरा डाल दिया गया। जितना घेरा कसता था उतना बंदूक से निकली हर गोली के लिए निशाना आसान होता जाता था। राजपूतों के कमांडर एक के बाद एक खेत होते रहे। मारवाड़ के राठौरों की एक टुकड़ी बेहोश राणा को युद्ध क्षेत्र से बाहर ले गई। अब जब होश आया तो राणा को पराजय का पता लगा। उन्होंने प्रण लिया कि जब तक बाबर को हरा न देंगे मेवाड़ वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने बाबर के साथ अगले युद्ध की तैयारियां शुरू की और फिर से एक सेना इकट्ठा की। 1528 में उन्होंने एक बार फिर बाबर के साथ चंदेरी में युद्ध के लिए प्रयाण किया, पर रास्ते में कालपी में एक अनहोनी घटना घट गई। सारी राजपूत सेना युद्ध की ललकार उठा रही थी और मेवाड़ का तेज राणा सांगा युद्ध की तैयारी कर रहा था। लेकिन राणा के उस शिविर में उनका हर साथी उनकी तरह निर्भीक, स्वाभिमानी और शौर्यवान नहीं था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बाबर से खौफ खाने लगे थे। राणा के युद्ध में उनको मृत्यु आसन्न दिखाई देती थी। राणा और उनके राजपूत साथी भले ही स्वाधीनता के लिए मृत्यु का चंदन बनाकर उससे स्नान करते हों और गुलाल बनाकर हंसते खेलते आसमान में उड़ा देते हों, पर उनके वो कमजोर दिल वाले साथी इस बात को कैसे जानते। राणा के युद्ध प्रयाण से ऐसे भीरू लोगों के दिल कांपने लगे। राणा को रोक सकने का तो सवाल ही नहीं था। इसलिए उन लोगों ने वही किया जो ऐसे कमजोर लोग करते हैं। राणा के साथ विश्वासघात। राणा को मृत्यता की आड़ में विष पिला दिया गया। राणा की हालत बिगड़ने लगी। शरीर पर 80 घाव लिए, एक आंख खो चुके, एक हाथ खो चुके, एक पांव में इतना गहरा जख्म कि लगभग वो पांव भी खो चुके। राणा के लिए विश्वासघात और ये विष जानलेवा साबित हुआ और मेवाड़ का यह अमूल्य जगमगाता रत्न कालपी में सदा के लिए भारत माता की गोद में सर रखकर अनंत के लिए सो गया।